नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में एक पुलिस स्टेशन है बोरदेही। इस पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव पड़ता है, जिस गांव में मदनी गांव है नाम। इस गांव में 9 अक्टूबर 2025 को यानी इसी साल अक्टूबर महीने में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। एक बहुत दुर्भाग्यजनक घटना घटी। हुआ यूं कि 9 अक्टूबर की रात को एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में, संदिग्ध हालत में अपने घर में फर्श पर गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गई। और वो जख्मी इसलिए हो गई क्योंकि वो जिस जगह पर गिरी थी उसी जगह पर वो कुछ देर पहले बैठकर सब्जी काट रही थी। और वहाँ जो है एक तेज़ धार औजार, जिसका इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए ग्रामीण इलाकों में किया जाता है, वो रखा हुआ था और उसके ऊपर वो महिला गिरी थी। जब ये घटना हुई तब वहाँ पर मौके पर उस महिला का नौजवान बेटा भी मौजूद था, जिसका नाम है नितेश झरबड़े। नितेश के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हुए और उन लोगों ने देखा कि नितेश की माँ, जिसकी उम्र 56 साल की है और जिसका नाम है इमला झरबड़े, वो बुरी तरह जख्मी हालत में लहूलुहान वहाँ फर्श पर पड़ी हुई है और नितेश वहीं बैठकर चीख कर रो रहा है। इमला की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने मुंह से कुछ भी बता पाती। पूरे शरीर पर खून बहने के निशान थे, क्योंकि उसके शरीर में कट के निशान भी मौजूद थे, जो बहुत मुमकिन है कि उस हथियार से कट लगे हों। और बेटा जो है वो लगातार रोए जा रहा था। तो गांव वालों ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया। इस परिवार में 2 और लोग भी हैं। इमला के पति यानी नितेश के पिता संतोष झरबड़े और नितेश की बहन यानी संतोष की बेटी, जो CISF दिल्ली में काम करती है, वो भी दिवाली की छुट्टियों में उस वक्त वहाँ मौजूद थी। कहने का मतलब ये कि परिवार में 4 लोग हैं और जो महिला जख्मी हुई वो तो खैर विक्टिम है। उसके अलावा उसका बेटा वहाँ मौके पर मौजूद था और परिवार के जो बाकी 2 लोग हैं, यानी जो घर का मुखिया है संतोष झरबड़े, वो घर से बाहर था और साथ में जो बेटी है वो भी संतोष के साथ ही कहीं बाहर गई हुई थी। अब लोगों ने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को बहुत बारीकी से देखा, उसको ऑब्जर्व किया और आनन फानन में इमला झरबड़े को उठाकर अस्पताल लेकर गई। इमला के शरीर से काफ़ी खून बह चुका था। जो लोकल हॉस्पिटल है उसके डॉक्टरों ने कहा कि इनकी हालत जो है वो क्रिटिकल है, इनको फ़ौरन बड़े अस्पताल में लेकर जाइए। तो वहाँ बैतूल में एक आमला अस्पताल है, जिस जगह की यह घटना है बोरदेही के आसपास की, तो उस आमला अस्पताल में लेकर गए, लेकिन इमला झरबड़े की वहाँ अस्पताल में मौत हो गई और ह्यूज ब्लड लॉस और शॉक मौत की वजह के तौर पर सामने आई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और पुलिस ने शुरू में जब नितेश से पूछताछ की थी तो नितेश ने रोते हुए ये बताया था कि उसकी माँ जो है वहाँ सब्जी काटते हुए कहीं उठी थी, लेकिन फिर जब वापस आई तो लड़खड़ा कर उस औजार पर गिर गई, तेज़धार औजार पर, जिसके बाद वो लहूलुहान हो गई और फिर उसकी मौत हो गई। ये बात नितेश ने बताया था, लेकिन इसके बाद नितेश जो है वो गायब हो गया। न तो वो अस्पताल में नज़र आया और न ही जब माँ की मौत हो गई आसपास के लोग इकट्ठा हुए तब वो नज़र आया। पुलिस को नितेश के व्यवहार पर थोड़ा शक हो रहा था और पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद नितेश झूठ बोल रहा है। पुलिस ने इमला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और साथ ही नितेश की तलाश शुरू की। जब नितेश की तलाश शुरू की गई अगले दिन तो पता चला कि वो लगातार गायब है और जब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सघन तलाशी ली तो वो एक सरकारी शौचालय के अंदर उसने खुद को बंद कर लिया था। पुलिस ने किसी तरह से दरवाज़ा खुलवाया और नितेश को बाहर निकाला और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने यह बताया कि जिस तरह से इमला झरबड़े को चोटें लगी थी और जिस तरह से उनके शरीर पर कट मार्क्स मौजूद थे, उसे देखकर ये साफ है कि ये मामला एक्सीडेंटल डेथ का नहीं है। इमला झरबड़े कोई एक्सीडेंटल तरीके से किसी तेज़ धार औजार पर गिर गई और ज़ख्मी होकर उनकी मौत हो गई, ऐसा नहीं है, बल्कि उन पर शार्प एज्ड वेपन से हमला किया गया था।
ये चीज़ हालांकि पुलिस वालों को भी सरसरी तौर पर, ऊपरी तौर पर देखने से लग रही थी, लेकिन पुलिस वाले किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले फॉरेंसिक एविडेंस का इंतज़ार कर रहे थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शक्ल में वो फॉरेंसिक एविडेंस भी पुलिस को मिल गई। अब पुलिस को कंफर्म हो गया कि इस मामले में किसी न किसी की कॉन्स्पिरेसी, किसी न किसी की साजिश ज़रूर है। नितेश प्राइम सस्पेक्ट था और जिस तरह से वो गायब था वो और शक की सुई उसके ऊपर ज़्यादा टिका रहा था। तो ऐसे में पुलिस ने जब नितेश को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ शुरू की, तो शुरू में तो उसने झूठी सच्ची कहानी बताई, लेकिन बाद में उसने ये कबूल कर लिया कि अपनी माँ की मौत के पीछे खुद वही है, उसी का हाथ है और उसी ने अपनी माँ पर धारदार हथियार से वार करके उनकी जान ली है। अब सवाल है कि एक नौजवान लड़का, उसने इस तरह से अपनी माँ की हत्या क्यों कर दी और इस नितेश का ट्रैक रिकॉर्ड या प्रोफाइल क्या है, सिवाय इस बात के कि वो झरबड़े परिवार का बेटा है, वो खुद कितना पढ़ा लिखा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये अब पुलिस को पता लगाना ज़रूरी था। तो पुलिस ने जब उसकी जन्म कुंडली खंगालने की शुरुआत की तो उसके बारे में पुलिस को जो कुछ पता चला वो बहुत ही शॉकिंग था, बहुत ही हैरान करने वाला था। शॉकिंग इसलिए था कि नितेश जो है कोई मामूली ग्रामीण लड़का नहीं था जिसकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा रुचि ना हो या स्कूल ड्रॉप आउट हो, ऐसा नहीं था। वो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट था। बहुत शिद्दत से उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी और भोपाल से उसने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद, शॉकिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह का रूरल बैकग्राउंड है और जिस तरह के पिछड़े इलाके से नितेश आता है, उसके बावजूद वो इतना टैलेंटेड था वो लड़का नितेश कि उसने भोपाल से बीटेक करने के बाद एमटेक के लिए जो है उसे दाखिला मिल गया, एंट्री मिल गया आईआईटी बॉम्बे में। आप सोचिए, एक ऐसा प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां दाखिला पाने के लिए देश भर के, यहां तक कि विदेश के छात्र भी तरसते हैं, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे एक इंस्टीट्यूशन में उसे एमटेक में दाखिला मिल गया था और वो इन दिनों आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट था। लेकिन उसके साथ कुछ और ऐसी बातें थी जो बड़ी ही रहस्यमयी थी। रहस्यमयी बातें ये थी कि ये जो नितेश था, ये कुछ अजीबोगरीब हरकतें किया करता था। वो बैठे ठाले खुली आंखों से कुछ ऐसी चीज़ें देखता था, कुछ ऐसे लोगों को विटनेस करता था जो आसपास के लोगों को नज़र नहीं आते थे। यानी वो जिन्हें देखता था उनसे वो बातें भी करता था, उनसे वो कन्वर्स करता था, रिएक्ट करता था, लेकिन आसपास बैठे लोग न तो उन लोगों को देख पाते थे, न तो उन शक्तियों की आवाज़ सुन सकते थे, लेकिन नितेश लगातार उनके टच में रहता था और उनसे बातें किया करता था। ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात थी। नितेश के घर वाले भी इस बात से परेशान थे और जिस गांव में ये लोग रहते थे, मदनी गांव में, उस गांव के लोग भी नितेश के बारे में ये सब कुछ जानते थे। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नितेश शायद भूतों को देखता है और भूतों से या अदृश्य शक्तियों से उसकी बातचीत होती है। लेकिन जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं या जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो इसे एक मानसिक बीमारी का नाम देते थे। और चूंकि खुद नितेश का परिवार जो है वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, नितेश के पिता जिनका मैंने जिक्र किया, संतोष झरबड़े, वो सरकारी स्कूल में टीचर रह चुके थे, बहन सीआईएसएफ में है, तो काफ़ी अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड इस पूरे परिवार का है। तो वो भी ये मानते थे कि नितेश को कोई मेंटल डिसऑर्डर या मानसिक परेशानी है। इसी वजह से नितेश का भोपाल एम्स में भी पहले इलाज चल चुका था और इन दिनों भी भोपाल के एम्स में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और इस वजह से वो तकरीबन 1 साल से आईआईटी अटेंड नहीं कर रहा था, अपने क्लासेस में नहीं जा रहा था और अपने घर बैतूल में ही रह रहा था। तो देखा जाए तो एक तरफ ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि नितेश अदृश्य शक्तियों से और शायद भूतों से बातें करता है, उनको देखता है, उनकी हरकतें नोटिस करता है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि नितेश को कोई दिमागी बीमारी है जिसका बहुत सीरियस ट्रीटमेंट ज़रूरी है, तब जाकर नितेश जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रह सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक ख़तरनाक और शॉकिंग केस स्टडी था। तो नितेश का इलाज तो चल रहा था और इसी बीच नितेश ने जब इस घटना को अंजाम दिया तो फिर उसकी वो जो बीमारियां थी या फिर वो जो उसकी हरकतें थी अदृश्य शक्तियों से बातें करने का, उसे लेकर चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया।
गांव और आसपास के लोग ये कहने लगे कि किसी अदृश्य ताकत ने ही जो है नितेश के ज़रिए उसकी मां इमला झरबड़े पर हमला करवाया है और उसकी मौत हो गई है। तो इसके पीछे कोई दैवीय या दैवीय कहना तो सही नहीं होगा, कोई पैशाचिक ताकत है जिसने शायद इमला झरबड़े की जान ली है। इस तरह चर्चाओं का बाजार जो है काफ़ी गर्म हो गया। उधर नितेश के बारे में और उसके परिवार के बारे में जब आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि पूरा परिवार जो है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहता था, यानी लोगों से ज़्यादा वो लोग घुलते मिलते नहीं थे। गांव में एक पर्टिकुलर मकान में वो पिछले 1 साल से रह रहे थे, उससे पहले उनकी रिहाइश कहीं और थी। लेकिन इन 1 सालों में वो न तो कभी गांव के सुख दुख में लोगों के पास आए गए, उनसे मिले जुले, उनसे बातें की, और न ही कभी खुद अपनी ज़िंदगी में या अपने परिवार में किसी को बुलाया या मिलने जुलने का कोई मौका दिया। कुल मिलाकर बिल्कुल ही अलग थलग रहने वाला एक परिवार था। बेटी तो खैर दिल्ली में रहती थी, चूँकि CISF में वो नौकरी करती है, तो उसका ऑब्वियसली गांव के लोगों से बहुत ज़्यादा टर्म होगा ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन माता पिता बेटा वहाँ रहते थे, लेकिन ये तीनों गांव के लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करते थे। नितेश के बारे में लोग ये बताते हैं कि उसको जब भी लोगों ने देखा तब उन्होंने यही देखा कि नितेश जो है अपने लैपटॉप में कुछ ना कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है, कुछ काम कर रहा है। आसपास के लोगों से वो भी नहीं मिलता जुलता था। तो ये सब कुछ अपने आप में काफ़ी रहस्यमयी था और बड़ा शॉकिंग था। लेकिन अब सवाल ये था कि नितेश का तो ये खैर हिस्ट्री थी उसकी, लेकिन आखिर उसने अपनी माँ की हत्या क्यों की? अपनी माँ पर उसने धारदार हथियार से वार क्यों किया? तो इसका नितेश से जब सवाल जवाब हुआ तो उसने बहुत ही प्रिसाइज कट टू कट जवाब दिया। उसने ये बताया कि उसका किसी बात पर अपनी माँ से कहासुनी हो गई थी और उसकी माँ ने उसे गुस्से में बहुत तेज़ फटकारा था, डांटा था, जिसके बाद वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सका, गुस्से पर काबू नहीं रख सका और उसने वहीं घर में रखे हुए हंसिए से अपने माँ के ऊपर हमला किया। और जब उसकी हालत बिगड़ गई और लगा कि उसकी माँ शायद नहीं बचेगी, तब वो नर्वस हो गया, होपलेस हो गया और वो वहीं मौके पर बैठकर बुरी तरह से रोने लगा। उसने बताया कि ये स्पर्ट ऑफ मोमेंट में, यानी अचानक आए गुस्से की वजह से किया गया कत्ल है और उसकी ऐसी कोई प्लानिंग, कोई साजिश अपनी माँ के खिलाफ नहीं थी। वो अपने माँ से बहुत प्यार भी करता था। लेकिन लोग और आसपास के लोग ये मानकर चल रहे थे कि शायद जो अदृश्य ताकतें हैं, उन ताकतों की वजह से ये हत्या हुई। हालांकि जब इस मामले में मेडिकल कंसल्टेशन पुलिस ने ली, पुलिस ने जब एक्सपर्ट से बातचीत की, तो ये क्लियर हुआ कि नितेश को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी है। ये एक बहुत ही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया। आप सब ने इस बीमारी का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। कॉमन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह की बीमारियाँ अक्सर देखने सुनने में मिलती है, खासकर जो लोग एक पर्टिकुलर एज में होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं, उनको इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। लेकिन नौजवान उम्र के लोगों को भी इस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, मेडिकल साइंस ये कहता है, और नितेश को वही स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी। इस बीमारी में कुछ ऐसा होता है, डॉक्टर ये बताते हैं कि इंसान वो सारी आवाज़ें सुनता है जो आवाज़ें वाकई एग्जिस्ट नहीं करती। यानी ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी की निशानी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ और जिस स्टूडियो में मैं बैठकर बातें कर रहा हूँ, यहाँ कोई दूसरा या तीसरा आदमी नहीं है, लेकिन जिसको इसकी स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होगी, कई बार वो ऐसे सुनसान और अकेले कमरे में बैठकर भी किसी दूसरे तीसरे आदमी की आवाज़ें सुनता है और उनसे बातें भी करता है। कोई दूसरा आदमी अगर देखे तो वो क्लियरली ये समझेगा कि ये बंदा पागल है, क्योंकि ये अकेले में बड़बड़ा रहा है। तो अकेले में बड़बड़ाना आम बोलचाल की भाषा में पागलपन की निशानी हो सकती है, लेकिन ये एक मानसिक बीमारी है। सिर्फ आवाज़ें नहीं सुनता, बल्कि ये बीमारी ऐसी है जिसमें इंसान कुछ ऐसे इमेजेस भी देखता है, ऐसे किरदार, ऐसे लोगों को भी अपने आजू बाजू अगल बगल देखता है जो वाकई एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो नितेश के साथ कुछ ऐसा ही था। प्लस इस तरह के लोग आइसोलेशन में, यानी अकेले में रहना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशन अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और भी ढेर सारे सिम्टम्स होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस यानी जटिलताएं होती हैं जिनको लंबे ट्रीटमेंट के बाद ठीक किया जा सकता है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। तो ये एक जो साइकोलॉजिकल मेडिकल हिस्ट्री है वो सिर्फ नितेश की नहीं बल्कि उसके परिवार के दूसरे लोगों के साथ भी कुछ मामलों में उसका इम्पैक्ट था। लोगों ने ये बताया कि जो नितेश के पिता हैं संतोष झरबड़े, वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और
सरकारी स्कूल में टीचर होने के दौरान उनकी अपने सहकर्मियों से भी अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और वो कई बार गुस्से में छात्रों को बहुत बुरी तरह से पीटते थे। जबकि आज की तारीख में स्कूलों में बच्चों की मार पिटाई करने पर पूरी तरह से पाबंदी है। यहाँ तक कि समाज अब तेज़ी से बदल रहा है तो माँ बाप भी अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा हाथ नहीं उठाते। ऐसे में अगर कोई टीचर किसी सरकारी स्कूल में बच्चों को बुरी तरह से पीट रहा हो तो उस टीचर पर सवाल उठना लाजमी है। तो संतोष झरवड़े के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी नौकरी उनके इसी व्यवहार की वजह से और गुस्सैल स्वभाव की वजह से चली गई थी। और कई लोग अब नितेश की इस केस हिस्ट्री के सामने आने के बाद उसे भी, संतोष के व्यवहार को भी, उसके पिता के व्यवहार को भी कुछ ऐसी ही बीमारी से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन लॉजिकली या साइंटिफिकली देखा जाए तो वजह तो दिमागी बीमारी की ही है। लेकिन बहुत से लोग, आसपास के लोग ये मानते हैं कि अदृश्य शक्तियों ने, अदृश्य आवाज़ों ने नितेश को प्रॉम्प्ट किया और उस प्रॉम्प्ट की बदौलत उसने अपनी माँ 56 साल की इमला झरवड़े की हत्या कर दी। पुलिस ने उस केस को सॉल्व तो कर लिया, लेकिन उस केस की जांच करते हुए जब एक्यूज्ड के बारे में पुलिस को सच पता चला, ये पता चला कि वो एक IITian है, वो भी IIT बॉम्बे का स्टूडेंट रहा है और उसने इस तरह से अपनी माँ की हत्या की है, कुछ आवाज़ें और कुछ इमेजेस देखने सुनने के बाद जो वाकई एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इस केस को सॉल्व करना पुलिस के लिए भी अपने आप में एक नए और अजीब किस्म का एक्सपीरियंस था। तो ये है पूरी कहानी। इस घटनाक्रम पर आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आगरा में एक 8 साल के छोटे से बच्चे को किडनैप कर लिया गया और जब किडनैपर का असली चेहरा सामने आया तो लोग हैरान हुए। वो तकरीबन 80 दिन बाद 2 किडनैपर्स पकड़े गए जिन्होंने उस छोटे से बच्चे को न सिर्फ अगवा किया था बल्कि उसकी हत्या भी कर दी थी और वो रहस्यमयी चिट्ठियाँ उस बच्चे के घर के आसपास फेंक रहे थे और बच्चे के घर वालों को अपने मोहल्ले में हरी झंडियाँ लगाने के संकेत दे रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? अगर आप उस रहस्यमयी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, आइए कुछ कमेंट पढ़ते हैं। सुरेश गोंड का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि ऐसे अपराधी जो बच्चों को किडनैप करे या उनके कातिल हों तो उनकी सज़ा जो है, उन्हें मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। सुरेश राणा है, करनाल हरियाणा वाले, इन्होंने अपने बारे में ये लिखा है। मनोज कुमार है और उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। प्रदीप परवाना ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि जुर्म इतना शातिर होता है कि गुनहगार को कब्र से भी खींचकर सज़ा दिला देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब अपराध जो है वो आसानी से छुपता नहीं है। हरिद्वार के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी आइए और देर से जाइए, आप बहुत जल्दी चले जाते हैं और कहानी के बीच में अपना विचार रखते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा कि शायद आप ये बोलेंगे कि कहानी के बीच में अपना विचार रखकर आप काफ़ी बोर करते हैं। एनीवे, जगदीश चांडेगड़ा जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये गुजरात से हैं और इन्होंने विश किया है, कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। विनीता सक्सेना ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि ईस्टर्न यूपी में बेटे को बिटवा कहा जाता है और बिहार में भी। बिल्कुल सही करेंगे आप। अशोका शुक्ला का कमेंट है, सुप्रजीत जी नमस्कार, आज की कहानी बहुत ही दुखद है। 8 साल के एक मासूम बच्चे को पैसों की लालच में बोलकर उन्होंने डैश छोड़ दिया, जाहिर सी बात है मार दिया गया। इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स बताना ज़रूरी नहीं है, मैं उस भाई की बात से सहमत हूँ, ऐसा लिखा है शिवा शुक्ला ने। एनीवे, ब्रिजेंद्र सिंह जी ने कमेंट किया है, नमस्कार सर जी, वेरी वेरी सैड मर्डर स्टोरी। और इसके अलावा राजीव कुमार का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि डिफेंस के लॉयर और जज इस तरह की दुखद घटनाओं में कैसे मतलब लॉयर्स के लिए तो उन्होंने कहा है कि वो कैसे डिफेंड करते हैं और जजों के लिए उन्होंने कहा है कि जब ऐसे मामले सामने आए, इन्वेस्टिगेशन में सबूत मिले तो वो ऐसे सबूत को देखते क्यों नहीं है। ऐसा सवाल, ऐसी जिज्ञासा राजीव कुमार ने प्रकट की है। राजन डी कामले ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, और उन्होंने कहा कि काफ़ी दर्दनाक कहानी है। पीके चंद्रा का कमेंट है। अनिल शाक्य जी रेगुलर लिसनर हैं, फरीदाबाद हरियाणा से कमेंट करते हैं। संदीप रोज़ का कमेंट है, इंडियन के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कमेंट किया है। और इसके अलावा गौरव वत्स का भी कमेंट है और भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। आज जो घटनाक्रम, जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई, उस पर आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स, आपके जवाबों का इंतज़ार रहता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।